हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपीठ क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एरिस्टोटल। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था प्लेटो के बारे में। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। जो एरिस्टोटल है वो क्या है? प्लेटो के स्टूडेंट है। एरिस्टोटल और प्लेटो ये हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में सबसे बड़े टॉपिक है। ठीक है। प्लेटो को तो हमने एक क्लास में कर लिया था, लेकिन एरिस्टोटल को हम दो क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो एरिस्टोटल थे उनका जन्म 384 बीसी में हुआ। 384 बीसी में। ठीक है। और किस जगह पे हुआ? ये एक स्टेट था, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया। उसकी एक जगह थी स्टेगेरिया। स्टेग्रिया। स्टेग्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये पूछा गया है यूजीसी नेट में कि जो एरिस्टोटल थे वो कहाँ से थे, और ऑप्शन में वो एथेंस भी डालते हैं, क्योंकि जो एथेंस है वहाँ से प्लेटो बिलोंग करते थे बेसिकली, और ये प्लेटो के खास स्टूडेंट थे और प्लेटो के पास पढ़ने गए थे। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये भी एथेंस से ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। तो जो एरिस्टोटल थे उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है। अब उन्हें कई चीज़ों का फादर कहा जाता है। मेरा मतलब कहने का है कि उन्हें कई सब्जेक्ट का फादर माना जाता है, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि जो एरिस्टोटल है उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है। वो फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 158 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की। 158 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने स्टडी की थी। इसी वजह से इन्हें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है। तो इनकी खास बात क्या है कि ये जो प्लेटो के सबसे खास स्टूडेंट थे या सबसे खास शिष्य थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही उनके सबसे बड़े आलोचक भी थे, क्रिटिक भी थे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो जब अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने एक पीडीएफ उठाई थी बायजू से। उसका रीजन था कि जो वो पीडीएफ थी, उस पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट था। तो जो हिंदी वाले बच्चे थे उनके लिए समझने में थोड़ा आसानी हो रही थी उन्हें। लेकिन फिर जो मेरे वेल विशर थे, जो मेरी वीडियो देखी जिन्होंने, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर हम बायजू की पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो वो हमें कॉपी कंटेंट लगेगा। तो इस वजह से ये पीडीएफ मैंने खुद की बनाई है और ये सिर्फ इंग्लिश में रहने वाली है, क्योंकि टाइम के चलते यार दोनों लैंग्वेज में टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से पीडीएफ इंग्लिश में रहेगी, लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज में बताता चलूँगा, हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ। और कोई भी अगर जो आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो एरिस्टोटल थे उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, राजनीति विज्ञान का पिता बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि यहीं से ऑफिशियल पॉलिटिकल थॉट थे जो शुरू हुए थे, पॉलिटिकल थ्योरी शुरू हुई थी। ठीक है। क्योंकि जो प्लेटो ने बात की थी, प्लेटो ने बात की थी यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब वो बातें जो इम्पोज नहीं की जा सकती या जो इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है। जो सुनने में बड़ी सही लगती है कि हाँ आदर्श राजा ऐसा होगा, आदर्श राज्य ऐसा होगा, लेकिन उन्हें व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जो एरिस्टोटल थे उन्होंने अपना थोड़ा सा व्यू रियलिस्टिक रखा। ठीक है। इसलिए उन्हें ये बोला जाता है कि वो फर्स्ट प्रैग्मेटिक थिंकर थे। और प्रैग्मेटिक का भी मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिक का भी मतलब होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक या व्यवहारिक। ठीक है। व्यवहारिक का मतलब हो गया कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जिन्हें हम अपना सकते हैं या इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जो उनके थॉट थे बेसिकली। ठीक है। वो किस पर बेस होते थे? वो जो डाटा का कंक्लूजन है उस पर बेस होते थे। ठीक है।
वो फैक्ट्स पर आधारित होते थे, तथ्यों पर आधारित होते थे, और वो फिगर्स पर आधारित होते थे। ठीक है। और उनका जो थॉट है उसमें साइंटिफिक लुक देखा जाता है, साइंटिफिक आउटलुक देखा जाता है। ठीक है। अब उस साइंटिफिक आउटलुक का रीजन क्या था, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ये मैंने बता दिया। अब वो इन्हें बोला इसलिए जाता था, हालांकि जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट निकल के बहुत बाद में आया, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने 158 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी। ठीक है। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ कंपेरेटिव बोला जाता है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है। ये डाटा हमें याद रखना है, क्योंकि 158 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने दी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन एरिस्टोटल अर्ली लाइफ। तो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने पीछे 2 वीडियो कराई है थिंकर की, उसमें मैं एक बेस आइडिया की बात करता हूँ कि किसी भी थिंकर का बेस आइडिया क्या था। ठीक है। तो वो जो किसी भी थिंकर का बेस आइडिया होता है, वो उसके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी सरकमस्टेंसेज उस टाइम पे थे, उनके हिसाब से उनका बेस आइडिया होता है। तो अगर मैं एरिस्टोटल के बेस आइडिया की बात करूँ, तो इनका जो बेस आइडिया था वो थोड़ा सा साइंटिफिक था। कैसा था वो? साइंटिफिक था। ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड देते हैं, साइंटिफिक मेथड से ये क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड से ये पॉलिटिकल थॉट देते हैं, पॉलिटिकल थॉट देते हैं। ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों? ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ वहां पे कि जो इनके जो थॉट थे वो साइंटिफिक बन गए? ठीक है। तो सबसे पहला नाम आता है इनके फादर का। ठीक है। जो एरिस्टोटल के पिता, ये थे कौन? ये थे निकोमैकस। जो इनके पिता थे, ये राजवैद्य थे, एक फिजिशियन थे, एक राजवैद्य थे। कहाँ पे? किंग ऑफ मैसिडोन। ठीक है। मैसिडोन के राज्य में ये राजवैद्य का काम करते थे। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये राजवैद्य का काम करते थे, मैसिडोन का किंग हुआ करता था सिकंदर का फादर। सिकंदर के फादर के काल में ये क्या करते थे, वहां पे इनके पिता राजवैद्य का काम करते थे। तो ये उन्हीं के पास, अपने पिताजी के पास पले बड़े बड़े हुए। ठीक है। तो वहां पर क्या ये देखते थे कि राजवैद्य का काम होता है जड़ी बूटियां तैयार करना। ठीक है। औषधियां तैयार करना। तो ये जड़ी बूटी और औषधि की जो महक थी उसके बीच पैदा हुए, तो इनका क्या हुआ, जीव विज्ञान में इनका जो इंटरेस्ट है वो जागा, और इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और इसी तरीके से इन्होंने उसी को बेस मानते हुए अपनी एथिक्स, ठीक है, और पॉलिटिक्स की थ्योरी दी। ठीक है। इसलिए इन्होंने एक और जो थ्योरी दी थी, जैसे कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है राज्य का, इसीलिए इन्होंने भी क्या है, जो स्टेट की है वो ऑर्गन थ्योरी दी है। ठीक है। जिसमें हम क्या है, स्टेट को एक ह्यूमन बॉडी मानते हैं, और स्टेट का जो हर पार्ट होता है उसे ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट की तरह पढ़ते हैं, जैसे हमने कौटिल्य को पढ़ा था। तो उसका रीजन यही था। तो इनका फर्स्ट टीचर हो गया कौन? निकोमेकस, जिन पे इनका प्रभाव पड़ा, एरिस्टोटल पर प्रभाव पड़ा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो उनकी अप्रोच थी, साइंटिफिक अप्रोच थी, वो कहाँ से आई? वो बिगिनिंग में वहीं से शुरू हुई, जब उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है, देयरफॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एरिस्टोटल डेवलप्ड एन एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब जो एनालिसिस के बेस पे हमें ज्ञान मिलता है वो। ठीक है। एनालिटिकल साइंटिफिक अप्रोच इनके दिमाग में उभरनी शुरू हुई। ठीक है। तो इन्होंने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या, एनालिटिकल और साइंटिफिक अप्रोच से करना शुरू किया, उस तरीके से इन्होंने सोचना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद his repeated comparison of the state and the organism and the individuals with the organs is mainly due to the scientific approach। ठीक है। तो इन्होंने जब कंपैरिजन किया, किसका? ऑर्गेनिज्म यानी जीव का, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल का मतलब किसी, जो भी स्टेट में एक पर्सन रह रहा है उसका। ठीक है। किसके साथ कंपैरिजन किया? स्टेट के साथ कंपैरिजन किया। इसका मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल के ऑर्गन्स होते हैं,
ठीक है, इंडिविजुअल के ऑर्गन्स, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जैसे कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी है, उसी तरीके से एरिस्टोटल ने भी ऑर्गन स्टेट, जो इंडिविजुअल के ऑर्गन्स है और स्टेट है, उसका आपस में कंपैरिजन किया है, स्टेट एंड द ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि प्लेटो पर इम्पैक्ट किस किस का दिखाई देता है। ठीक है, तो जो प्लेटो थे, ठीक है, बेसिकली जो एक स्टेटमेंट से इसके बारे में पढ़ेंगे, जो प्रोफेसर फोस्टर है वो एक स्टेटमेंट देते हैं, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो एरिस्टोटल थे वो प्लेटो के सबसे ग्रेटेस्ट फॉलोवर थे। ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट शिष्य थे वो थे एरिस्टोटल। तो इसलिए एरिस्टोटल का, प्लेटो का जो प्रभाव है एरिस्टोटल पर देखने को मिलता है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। वो बात अलग है, इन्होंने प्लेटो को ही क्रिटिसाइज किया है कई चीजों में, जो उन्होंने थ्योरी दी है, जो यूटोपियन थॉट दिया है, उसके अगेंस्ट में ही अपना रियलिस्टिक थॉट लेके आते हैं। ठीक है, प्लेटो इन्फ्लुएंस ऑन एरिस्टोटल। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेटो के क्या क्या प्लेटो का फर्क पड़ा है एरिस्टोटल पर। ठीक है, तो प्लेटो की तरह ये भी मानते थे कि मैन इज बाय नेचर सोशल, कि जो मैन है वो नेचर से क्या है, सामाजिक है, वो अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, उसे एक एसोसिएटेड लाइफ चाहिए, जो वो किस में जी सकता है, जो वो जी सकता है स्टेट में। ठीक है, तो ये मानते थे कि मैन इज ए सोशल एनिमल, कि मैन एक सोशल एनिमल है जो अकेले अकेला रह के अपना गुजारा नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या है, एक सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब वो हिस्सा जो सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टेट से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये मानते थे कि जो मैन है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता सोसाइटी से, स्टेट से। ठीक है, और एक और बात जो इनकी खास थी कि डेमोक्रेसी को ये भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, डेमोक्रेसी को ये भी भेड़तंत्र मानते थे। ठीक है, बहुत अच्छा शासन नहीं मानते थे, करप्शन भरा शासन मानते मानते थे, और मूर्खों का शासन डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल भी मानते थे, जिस तरीके से प्लेटो मानते थे। ठीक है, अब स्टेट एग्जिस्ट फॉर द मोरल परफेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। अब इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा समझ के चले, तो ये इस पॉइंट में कह रहा है कि जो स्टेट है उसका काम है कि जो पर्सन है या जो इंडिविजुअल है उसको मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसको मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, मोरल परफेक्शन उसे देना। ठीक है, तो ये बात करता है स्टेट। तो स्टेट का काम क्या है, स्टेट का काम है इंडिविजुअल का जो पर्सनल ग्रोथ है, जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो उसकी मोरल एजुकेशन है, उसे मोरली रूप से परफेक्ट बनाना। ठीक है, और ये क्या मानते हैं कि जो इंडिविजुअल और स्टेट है उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, इसकी बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि जो स्टेट है और इंडिविजुअल है, ये दोनों के जो कॉमन इंटरेस्ट है वो सेम है। ठीक है, जो दोनों के इंटरेस्ट है वो क्या है, कॉमन है, सेम है, इंटरेस्ट सेम है, ये इस बात का मतलब है। यानी ऐसा नहीं है कि जो स्टेट चाह रहा है वो इंडिविजुअल के लिए नुकसानदायक होगा, या जो इंडिविजुअल चाह रहा है वो स्टेट के लिए नुकसानदायक होगा। इनका मानना है कि स्टेट और इंडिविजुअल आपस में दोस्त है, ना कि दुश्मन, तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये स्लेवरी को जरूरी मानते थे। ठीक है, स्लेवरी इज एसेंशियल दैट सिटीजन्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटल वर्क। ठीक है, तो ये मानते थे कि स्लेवरी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो स्लेवरी यानी कोई भी किंग है, वो क्या करेगा, किंग क्या करेगा, जब किसी स्टेट को विन कर लेगा और वहां से गुलाम लेके आएगा, तो वो गुलाम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, जिससे, और जो सिटीजन्स है वो क्या करेंगे, वो अपना फोकस करेंगे किस पे, मेंटल वर्क पे। तो ये स्लेवरी से, जो स्लेव्स थे उनसे काम करवाना ज्यादा पसंद करता था मोर देन सिटीजन्स, और सिटीजन्स को मानता था कि सिटीजन्स को मेंटल वर्क पर काम करना चाहिए, तो ये स्लेवरी को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो ये तो हमने बात पढ़ी कि जो उन्होंने प्लेटो से ली थी। प्लेटो से उन्होंने क्या 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 बात ली थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्लेटो से उन्होंने लिया कि मैन एक सोशल एनिमल है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, वो सोसाइटी का पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने ली कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, आइडियल फॉर्म है, किसकी, गवर्नमेंट की। वो आइडियल फॉर्म नहीं है, सॉरी, जो डेमोक्रेसी है वो आइडियल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की।
ठीक है, वो क्या है, करप्ट है, वो क्या भेड़ तंत्र है। उसके बाद करते हैं स्टेट यानी राज्य। राज्य का काम है जो इंडिविजुअल है उसको मोरल परफेक्ट बनाना, यानी मोरल एजुकेशन देके इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, मोरलिटी और एथिक्स से। ये क्या मानते थे, प्लेटो भी मानते थे और ये एरिस्टोटल भी मानते थे। उसके अलावा स्लेवरी को ये इंपॉर्टेंट मानते थे। अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, जो प्लेटो है, प्लेटो बिल्ट ए फिलोसफी फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, एरिस्टोटल प्रपोज्ड ए फिलोसफी। हाँ, तो सबसे पहला डिफरेंस है कि जो इनका स्टडी पैटर्न था, ठीक है, तो जो प्लेटो का स्टडी पैटर्न था वो क्या था, वो था इंडक्टिव, और जो इनका स्टडी पैटर्न था वो था डिडक्टिव। ठीक है, अब इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है, हम बात कर लेते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में कोई भी एक, हम किसी पर्टिकुलर की स्टडी करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर की स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर केस की स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसे जर्नलाइज कर देते हैं। पर्टिकुलर केस स्टडी करके क्या कर देते हैं, स्टडी करके सबको एक जर्नल आइडिया दे देते हैं कि ऐसा होगा, जर्नल आइडिया दे देते हैं, जर्नलाइज कर देते हैं कि ऐसा होगा पर्टिकुलर केस से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब किसी ने मेहनत नहीं की, ठीक है, किसी ने मेहनत नहीं की और वो फेल हो गया, किसी ने मेहनत नहीं की, किसी एक लड़के ने मेहनत नहीं की और वो फेल हो गया, ठीक है, और ये बात हमने सब में लागू कर दी, ये बात हमने सबको बोल दी कि उसने मेहनत नहीं की वो और वो फेल हो गया, तो तुम सब भी मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। यानी एक पर्टिकुलर से हमने जर्नल आइडिया दे दिया, जर्नलाइज कर दिया जो सब पे लागू हो। ठीक है, और जो डिडक्टिव होता है उसमें क्या होता है, जर्नल स्टडी की जाती है। ठीक है, जर्नल स्टडी से एक पर्टिकुलर की बात करते हैं। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, मान लो 10 लोग थे, 10 लोगों में से किसी ने मेहनत नहीं की, 10 के 10 फेल हो गए। ठीक है, तो हम किसी एक इंसान को बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं, बेटा पढ़ ले, ठीक है, वरना फेल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की थी, वो भी फेल हो गए। ठीक है, तो अब ये तो सिंपल समझने के लिए एग्जांपल है। तो प्लेटो थे, वो प्लेटो जो बात करते थे वो क्या करते थे, जर्नल टू पर्टिकुलर की बात करते थे। और जो एरिस्टोटल है वो क्या करते थे, पर्टिकुलर टू जर्नल की बात करते थे। ये शायद मैंने उल्टा बोल दिया था। जो हमारे प्लेटो थे वो बात करते थे कि जर्नल से पर्टिकुलर, कि जो जर्नल है, जर्नल स्टडी करके कोई पर्टिकुलर आइडिया दे दिया। और जो एरिस्टोटल थे वो क्या करते थे, वो पर्टिकुलरली स्टडी करते थे, उसे जर्नलाइज करते थे। इसलिए अरिस्टोटल ने 158 कंट्रीज में गए, अलग अलग देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, एक जर्नल आइडिया दिया कि एक जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, एक जो सुसभ्य कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, एक आदर्श राज्य है वो इनकी नज़र में कैसा होगा, ठीक है, कौन सी बेस्ट फॉर्म है। तो ये इनके जो पॉलिटिकल थॉट है इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो प्लेटो है, प्लेटो बात करते थे किसकी, प्लेटो बात करते थे डिडक्टिव स्टडी की, और ये जो एरिस्टोटल है ये बात करते थे इंडक्टिव स्टडी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा Aristotle. Aristotle does not agree with Plato notion of communism of wives. He state the importance of the institution. ठीक है, इसका मतलब सिंपली क्या है, जो एरिस्टोटल थे, इवन एरिस्टोटल क्या, एरिस्टोटल तो बहुत बड़े थिंकर हो गए, ठीक है, एरिस्टोटल तो बहुत बड़े थिंकर हो गए। जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट था कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का, वो क्या था, वो थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा क्या था, इम्प्रैक्टिकल था। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था। तो इसमें क्या थे, वो इस बात को नहीं मानते थे एरिस्टोटल। ठीक है, इस बात से वो प्लेटो की से एग्री नहीं करते थे। अब एरिस्टोटल का क्या मानना था, एरिस्टोटल का मानना था कि जो परिवार है, ठीक है, जो फैमिली है, फैमिली क्या है, सबसे छोटी इकाई है। फैमिली क्या है, फैमिली स्टेट की सबसे छोटी इकाई है। फैमिली स्टेट की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अगर फैमिली ही नहीं होगी, ठीक है, अगर फैमिली ही नहीं होगी तो इंसान काम किसके लिए करेगा। ठीक है, इंसान किसके लिए काम करेगा, किसके लिए कमाएगा। तो ये मानना था एरिस्टोटल का। ठीक है, तो एरिस्टोटल मानते थे कि फैमिली क्या है, एक बेस है किसका, स्टेट का। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके क्या बनाता है, फैमिली, और एक फैमिली, एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज मिलके क्या बनाता है, स्टेट। ठीक है,
तो इस तरीके की क्या है वो बात करते थे अपने आइडियाज में। तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं किसकी, वर्क ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, तो वर्क ऑफ एरिस्टोटल में हम क्या है, वर्क ऑफ एरिस्टोटल हम वैसे भी याद कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत के। ठीक है, हम इसे यहीं से इसकी ट्रिक बना के चल लेंगे, और बाद में अगर ऐसे याद नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा तरीका निकालेंगे जिससे इसकी सारी किताबें याद कर सकें। तो पहली पहली किताब, पहला जो इन पे सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ा था इनके फादर का पड़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, प्लेटो से, मतलब प्लेटो से तो कम, लेकिन इनके फादर का इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट था। ठीक है, प्लेटो का बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन जो साइंटिफिक इनकी अप्रोच बनी वो इनके फादर से बनी। तो सबसे पहले जो बुक है वो इनके फादर की नाम पे है। ठीक है, निकोमैकियन एथिक्स करके ये बुक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रह जाएगी क्योंकि एरिस्टोटल के फादर का नाम निकोमैकियन एथिक्स, निकोमैकियस था, और इनकी बुक है निकोमैकियन एथिक्स। तो इनमें से एक चीज पकड़ के चल लेंगे तो याद रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें वो बात करते हैं कि इसकी ह्यूमन नेचर कैसा होगा, किस तरीके से जो वर्च्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी वर्च्यूज का मतलब सदाचार किस लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरीके की वो इस बुक में बात करते हैं। उसके अलावा जो साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होती है वो इसी से होती है। ठीक है, तो अब क्या है, एरिस्टोटल क्या बात मानते हैं, एरिस्टोटल मानते हैं कि जो इस बुक में जो वो लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं एरिस्टोटल, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हैप्पी तब हो सकते हैं तब वो जो अपना काम है, अपना जो बेसिक फंक्शन है, ठीक है, उसे क्या करे, उसमें अपना 100% दे। ठीक है, उसमें अपना 100% दे। ठीक, एक्सीलेंट वे में जो उनकी कैपेसिटी है वो काम करे। ठीक है, तो क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग है वो हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। कुछ ऐसी बात प्लेटो ने कही थी अपने जस्टिस के आइडिया में, कि अगर हर व्यक्ति अपना काम बिना इंटरफेयर के ढंग से करता है, जो तीन वर्च्यूज बताए थे प्लेटो ने। ठीक है, इंटेलेक्चुअल था, या मतलब उसे रीजन भी बोलते हैं, एपेटाइट थी, ठीक है, और करेज था। ठीक है, जो तीन रीजन बताए थे, और तीनों में बोला था कि अपना अपना काम जो ढंग से करेगा तो उसमें स्टेट में जस्टिस आ जाएगा। तो ये भी कुछ ऐसी बात करते हैं, जस्टिस की नहीं, लेकिन ये बात बात करते हैं हैप्पीनेस की, कि जिसका जो काम है वो अपना अपना काम अगर ढंग से करेंगे, 100% देके करेंगे, तो क्या रहेंगे, वो खुश रह पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। हाँ, अब दूसरी बुक को कैसे याद रखेंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ सारे पॉलिटिकल थिंकर्स की। ठीक है, तो सारे पॉलिटिकल थिंकर में पहले जो साइंस की बात करते हैं वो करते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, इस मेटाफिजिक्स बुक में क्या है, जैसे ये मेटाफिजिक्स बुक आई प्लेटो की थ्योरी के अगेंस्ट। जैसे प्लेटो क्या मानते हैं, प्लेटो मानते हैं कि किसी भी चीज की जो प्रेजेंस है हमारे आसपास, जो चीज हम देख रहे हैं उसका आइडिया इंपॉर्टेंट है, ये मानते हैं। आइडिया को प्रेफरेंस देते हैं प्लेटो। ठीक है, लेकिन क्या ये मानते हैं, ये मानते हैं कि जो उस चीज की एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उस चीज की एग्जिस्टेंस है वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो एग्जिस्टेंस है वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसकी बात करते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे एरिस्टोटल जो बात करते जो प्लेटो जो बात करते हैं, प्लेटो बोलते हैं मान लो कि कोई चेयर है, तो प्लेटो मानते हैं कि जो चेयर बनाने का आइडिया है ना, जो चेयर बनाने का आइडिया है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, ये मानते हैं प्लेटो। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल क्या मानते हैं कि वो चेयर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, वो चेयर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, कौन, एरिस्टोटल। ठीक है, तो अब इसमें एक टर्म है मेटाफिजिक्स में, बीइंग क्वा बीइंग, या बीइंग इन जनरल। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जैसा जो चीज जैसी है वैसी ही। ठीक है, जो चीज जैसी है वैसी ही, यानी जो चीज जैसी दिख रही है, मान लो चेयर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमें चेयर जैसी दिख रही है ना, चेयर वैसी ही है। हमें चेयर जैसी दिख रही है, चेयर वैसी ही है। ठीक है, ये बात बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, तो और जो प्लेटो है, प्लेटो क्या बोलते हैं, जो हमें दिख रहा है ना वो चीज वास्तविकता नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। वो चीज जिस आइडिया से बनी है वो आइडिया वास्तविक है। तो आइडिया पर जोर देते हैं कौन, प्लेटो। और बेसिकली उस चीज की प्रेजेंस पे कौन जोर देते हैं, जो चीज जैसी है वैसी है, एरिस्टोटल। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा कोई भी चीज जो अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं आगे पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इनका एक तरीके से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वर्क था। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया, सबसे ज्यादा पढ़ा गया और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, इसमें वो क्या बात करते हैं, इसमें वो रोल ऑफ पॉलिटिक्स बताते हैं, क्या होगा यानी जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से स्टेट में क्या अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिटी मस्ट प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट वर्चुअस लाइफ ऑफ द सिटीजन। तो जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब जो राजनीतिक, जो हमारे राजनीतिक राजनीतिक ग्रुप्स होते हैं, राजनीतिक कम्युनिटी होती है, वो किस तरीके से जो सिटीजन है उनकी जो लाइफ है उसमें सदाचार लाने का, वर्चुअल मतलब सदाचार या अच्छे गुण, ठीक है, सदाचार सदाचार लाने का काम करती है क्या, पॉलिटिक्स। ठीक है, और एक जो इसमें बात है हम कहेंगे जो पुलिस। ठीक है, पुलिस, इन्होंने क्या बोला है, पुलिस को कायोनिया, ये किसको किसके लिए यूज किया, सिटी के लिए यूज किए। ठीक है, ठीक है, पुलिस और कायोनिया। ठीक है, ये क्या थी, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। ठीक है, इन्होंने जो पुलिस सिटी एज ए कायोनिया और पॉलिटिकल एसोसिएशन, यानी जो एक पुलिस वर्ड है जिसका मतलब है सिटी, पुलिस का मतलब है सिटी, सिटी। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है कि कोई नोनिया, कोई नोनिया। ठीक है, तो ये चीज हम पेपर में पूछ ली जाए तो हमें याद रखनी है, पोलिस, सिटी और कोइनोनिया ये एक ही शब्द है। या इनकी जगह आ जाए कि एक पॉलिटिकल एसोसिएशन को क्या बोला है, तो भी इसमें ऑप्शन मिलेगा, या तो पोलिस मिलेगा या कोइनोनिया मिलेगा। इनमें से एक को टिक कर देंगे क्योंकि पॉलिटिकल एसोसिएशन को भी इसी चीज से इन्होंने डिनोट किया है। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन किताब पढ़ी है। पहली जो उनके फादर के नाम पे थी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट थी। दूसरी जो किताब है, ये जो बुक है ये सीरीज वाइज है। ठीक है, जो उनके फादर के नाम पे है निकोमेनियन, वो हमने पढ़ी है निकोमेनियन। उसके बाद हमने सेकंड बुक पढ़ी उनकी, वो कौन सी थी, मेटाफिजिक्स, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, मेटाफिजिक्स में हम बात करते हैं कि जो चीज जैसी है वैसी ही है, जो प्लेटो को क्रिटिसाइज करती है। उसके बाद एक बुक आती है इनकी पॉलिटिक्स। ठीक है, और जो पॉलिटिक्स के बाद इनकी चौथी बुक आती है फिजिक्स। ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं फिजिक्स जो आती है, ठीक है, एक आती है रियोटोरिक्स, एक आती है ऑन द सोल, एक आती है ओंडेमियन एथिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट और ये याद रह जाएंगी। पेपर में ऑन द सोल पूछ ली जाती है, पेपर में यही पूछी जाती है, फिजिक्स नहीं पूछी जाती, रियोटोरिक्स पूछ लेंगे। ठीक है, ओडेमियन एथिक्स पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बुक अगर पूछ लें तो यही इंपॉर्टेंट है। बाकी एरिस्टोटल का व्यू पूछते हैं, ठीक है, स्टेट को लेके पूछ लिया, या उनकी थ्योरी कोई पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बुक जर्नली पूछी जाती है प्लेटो की। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एरिस्टोटल का दृष्टिकोण था वो क्या था। ठीक है, जैसे हमने जब बात की किसकी, जब हम प्लेटो की बात करते हैं, जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो प्लेटो क्या है, प्लेटो मानते हैं कि जो स्टेट है, प्लेटो क्या मानते हैं कि जो स्टेट है वो आइडियल होना चाहिए। प्लेटो मानते हैं कि जो स्टेट है वो कैसा होना चाहिए, वो आइडियल होना चाहिए। लेकिन लेकिन जो एरिस्टोटल है वो क्या मानते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एरिस्टोटल इज ए थिंकर ऑफ कॉमन सेंस। एरिस्टोटल किसकी बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात करते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस की बात करते हैं। एरिस्टोटल बात करते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है ना, उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी तरह से गवर्न करने के लिए, अच्छी तरह से राज करने के लिए, रूल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ वो एक स्टेटमेंट भी देते हैं अपनी। ठीक है, वो बोलते हैं कि कॉमन सेंस चाहिए। कॉमन सेंस बहुत है, एक को अगर किसी इंसान को कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस है तो वो क्या है, एक अच्छा राज्य चला सकता है। ठीक है, राज्य को अच्छे तरीके से चला सकता है। इसलिए एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द रूल टू बी वर्ल्डली वाइज रेदर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो ये मानते हैं कि अगर हमें रूल करना है तो थोड़ा थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन
सबसे बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमें दुनिया की सारी नॉलेज है जो हो, जैसे प्लेटो मानते थे कि भाई प्लेटो 50 साल तक स्टडी करने के लिए बोलते हैं, जो भी किंग होगा उसको, उसके बाद वो क्या बनेगा, फिलोसफर किंग बन पाएगा। वो फिलोसफी की नॉलेज जरूरी मानते हैं, लेकिन अरिस्टोटल नहीं मानते थे ऐसा। अरिस्टोटल मानते कि ठीक है, जैसे थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक है वो होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। अब जो एरिस्टोटल थे वो कंजर्वेटिव थिंकर थे, ठीक है। एरिस्टोटल थे वो कंजर्वेटिव थिंकर थे, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। अब इस बात का क्या मतलब है, अब इस बात का मतलब है कि जो जो हमारे एरिस्टोटल थे, वो जैसे जो प्लेटो थे, प्लेटो क्या बात करते थे, प्लेटो बात करते थे कि जो भी, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रही, उनको बिल्कुल ही वो क्या करते थे, दूसरे नए तरीके से शुरू करना चाहते थे, ठीक है। कि भाई जैसे अगर वो, जब वो आइडियल स्टेट की बात करते हैं, तो चाहते हैं कि बिल्कुल ही जो स्टेट का जो ये रूल है जो स्टेट में चल रहा है, इसे खत्म करके बिल्कुल आइडियलिज्म वाली स्टेज आ जाए, फिलोसफर किंग वैसा हो, जस्टिस ऐसा हो, जो कि एकदम से पॉसिबल नहीं होता। तो एरिस्टोटल क्या बात करते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल बहुत ज्यादा रेडिकल बात नहीं करते, प्लेटो क्या करते हैं, रेडिकल बात करते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल क्या करते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, उनमें सुधार करते हैं। ना कि हम ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दे जिसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध ना हो, ठीक है। हैव एनी इंस्टीट्यूशन डज नॉट अकॉर्ड विद द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसके उससे अलग हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं अगर उन्हीं में सुधार कर दिया जाए तो क्या होगा, स्टेट है वो क्या होगा, स्टेट में रिफॉर्म आ सकता है, स्टेट क्या है, आइडियल स्टेट बन सकता है, ठीक है। अब एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट था वो सेकंड बेस्ट स्टेट माना जाता है, किसका, एरिस्टोटल का जो आइडिया था स्टेट का, वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट माना जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, जो प्लेटो का फर्स्ट बेस्ट स्टेट था वो था आइडियली जो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जो एरिस्टोटल ने जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, जो एरिस्टोटल ने जो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट माना जाता है। तो कई बार ये स्टेटमेंट भी आ जाती है। एरिस्टोटल क्या थे, फंक्शनलिस्ट थे। इस बात का क्या मतलब है कि जो एरिस्टोटल थे वो उन चीजों पर ज्यादा फोकस करते थे जो प्रैक्टिकली इम्प्लाई हो सके, ठीक है, जिनका फंक्शनली यूटिलाइज हो सके। वो उन आइडियाज की बात करते थे, उन थ्योरीज की बात करते थे, जिससे क्या था, अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके, ठीक है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिप पर्सपेक्टिव की ये बात करते थे, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन है उनमें भी इस तरीके से काम होना चाहिए, उन्हें इस तरीके से रिफॉर्म करना चाहिए कि वो काम कर सके, ठीक है, उनका कोई रिजल्ट निकले, ना कि इस तरीके की थ्योरी उन्होंने दी है कि ऐसा बना दो तो ये होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्हें फंक्शनलिस्ट बोला जाता है। ही बिलीव्स दैट गोल्डन मीन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अब हमारा, जो पेपर में मतलब सबसे ज्यादा पूछने के चांस होते हैं, ठीक है। ही बिलीव्स इन गोल्डन मीन, ठीक है, इज गोल्डन रूल। अब ये थ्योरी क्या थी ना, इस थ्योरी को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए, बी, सी, ये क्या है, तीन सिचुएशन है। ए क्या, वर्स्ट सिचुएशन, ए क्या है, वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। सी क्या है, बेस्ट सिचुएशन, सी क्या है, बेस्ट सिचुएशन, ठीक है, ठीक। तो बी क्या है, एवरेज सिचुएशन, ठीक है, एवरेज सिचुएशन, एवरेज सिचुएशन। तो जो एरिस्टोटल बात करते थे, वो बात करते थे कि ना तो हमें बहुत बुरी स्थिति चाहिए या हमें कोई बहुत ज्यादा बुरा हो ऐसा सिस्टम चाहिए, ना हमें जो बहुत ज्यादा बेस्ट हो ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए एवरेज सिस्टम, एवरेज सिचुएशन, ठीक है। हमें एवरेज सिचुएशन चाहिए, ठीक है। वो एवरेज सिचुएशन को बोलते थे मीन, ठीक है, गोल्डन मीन, और इसे मानते थे बेस्ट, गोल्डन मीन, और इसे मानते थे बेस्ट मानते थे, ठीक है। इसे क्या मानते थे, बेस्ट मानते थे। इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं,
ठीक है, कि मान के चल लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी सी क्या है, तीन राजा हैं। ए बी सी तीन राजा है, ठीक है। तो ए क्या है, ए ए के साथ हमें कोई संधि करनी है, ए से हमें कोई संधि करनी है, कोई ट्रीटी करनी है, लेकिन उस ट्रीटी में हमारा बिल्कुल भी फायदा नहीं है, बिल्कुल भी हमारा उसमें फायदा नहीं है। और एक राज्य है सी, से एक स्टेट है सी, उससे क्या, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा, फायदा ही फायदा, बेस्ट फायदा, ठीक है। और एक स्टेट है बी, ठीक है, इससे हमें क्या है, ना तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इसको क्या मानते थे, इसको मानते थे ये जो बी वाला स्टेट है, ये वाली ट्रीटी बेस्ट होगी, ठीक है, बी वाली ट्रीटी बेस्ट होगी। इसे ही बोलते हैं गोल्डन मीन इज ए गोल्डन रूल। मीन क्या है, मीन जब हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो मीन निकालते हैं ना, जैसे अगर हमारे पास कोई ए डाटा है और कोई बी डाटा है और कोई सी डाटा है, अगर हमें इसका मीन निकालना है तो a+b/a+b+c/2 करके मीन निकालते थे। तो उसी मीन की बात करता है, मीन मतलब बाय 3 करके निकालते थे। मीन मतलब बीच का, या मीन मतलब एवरेज। तो वो गोल्डन मीन की बात करते हैं, तो ये बात हमें याद रखनी है, ये पेपर में आ सकती है, ठीक है। ये मैंने अच्छे से समझा दिया है, फिर भी अगर कोई चीज समझना है तो पूछ लेना। तो ये मानते हैं कि जो गोल्डन मीन होता है ना, उससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है, जो सिचुएशन है वो क्या रहती है, बैलेंस्ड रहती है। ऐसा एरिस्टोटल मानते थे, ठीक है। और बात करते हैं हम एरिस्टोटल की, जो एक टेलीलॉजी जो बात करते हैं, स्कूल ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। अगर इसे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो एरिस्टोटल भाग्य में विश्वास करते थे। एरिस्टोटल बिलीव्स इन भाग्य, जैसे हम बोलते हैं ना कि होगा वही जो किस्मत में लिखा है, तो क्या है, भाग्य में ये विश्वास करते थे, ठीक है, कि हमारी किस्मत में ये था, ठीक है। तो इस चीज में क्या करते थे, टेलीलॉजी में एरिस्टोटल बिलीव करते थे, ठीक है। तो इनका मानना था कि ना, कि भाग्य ने सबको, जैसे जो नेचर है हमें, बेसिकली नेचर ने सबको अपने हिसाब से डिजाइन किया है, कि नेचर ने सबको अपने हिसाब से डिजाइन दिया, जिसको जो बेस्ट है जिसमें, उस हिसाब से उसको डिजाइन किया, उससे वो करवाएगी, वो क्या है, डेस्टिनी, वो इस चीज में बिलीव करते थे, ठीक है। उसके अलावा वो एक और बात बोलते थे टेलीलॉजी से रिलेटेड, जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं यही बता देता हूँ, कि जैसे जो मैन है ना, मैन क्या है, मैन एक सोशल एनिमल है। वो किससे है, वो भाग्य से ही है, टेलोलॉजिकली है। टेलीलॉजिकली उसे क्या मिला है, टेलीलॉजिकली उसे एक मैन को सोशल बनाया गया है, जिससे वो स्टेट का पार्ट बना रहेगा। स्टेट से अगर वो इंडिपेंडेंट रह रहा है तो या तो मतलब वो कोई भगवान है, ठीक है, या भगवान का कोई खास भेजा हुआ दूत, वरना सभी को यहाँ पे क्या है, स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेट उसे भाग्य से मिला है, स्टेट उसकी डेस्टिनी है, ऐसा भी कौन मानते हैं, एरिस्टोटल मानते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो एरिस्टोटल है वो किसमें, टेलीलॉजी में, भाग्य में बिलीव करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी, जो मेजर थीम है, जो मेजर एरिस्टोटल की जो व्यूज हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल क्या मानते हैं, एरिस्टोटल जो सुक्रेत के ट्रेडिशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और प्लेटो भी वही बात मानते थे। तो एरिस्टोटल, सुकरात और प्लेटो ये एक बात मानते थे कि राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। और ये क्या है, इंडिविजुअल से, यानी व्यक्ति से पहले से एग्जिस्ट करती है, व्यक्ति से पहले से ये क्या है, एग्जिस्ट करती है, ऐसा मानते थे, ठीक है। तो ये स्टेट को इम्पोर्टेंस देते थे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे स्टेट को, जिस तरीके से प्लेटो और सुकरात देते थे, ठीक है। वही जो बात मैंने ऊपर एक्सप्लेन की, जो एरिस्टोटल थे वो क्या थे, वो मानते थे कि जो मानव का स्वभाव है वो राजनीतिक है, ठीक है। नेचर ने उसे क्या बनाया है, सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वो खुद की जरूरत खुद नहीं पूरी कर सकता अकेला, उसे क्या है, उसे एक सराउंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसे एक सराउंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और वो सराउंडिंग कौन देगा, स्टेट। और इसी तरीके से वो बोलते हैं कि स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। वी कैन नॉट हैव फुलफिल्ड लाइफ विदाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, वही बात जो मैंने बताई, कि हम क्या है, बिना स्टेट के, बिना इंस्टीट्यूशन के क्या है, हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। ये हमें बाय डेस्टिनी मिला है,
ये हमें क्या है, डेस्टिनी से मिला है, ठीक है। ये हमारी किस्मत है कि हम स्टेट का जो पार्ट है वो होके आते हैं, मतलब बन के आते हैं, ठीक है। टू लिव विदाउट ए स्टेट वी नीड पोजेस सुपर ह्यूमन क्वालिटीज। या तो हमारे पास कुछ सुपर ह्यूमन क्वालिटीज है, या फिर हम क्या है, भगवान है या भगवान के दूत है, ये बात भी मैंने बता दी, ठीक है। स्टेट फुलफिल्स द हाईएस्ट ऑफ आवर नीड, ठीक है, एंड हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, ठीक है। ये मानते हैं कि जो स्टेट है ना, स्टेट जितनी भी एसोसिएशन है उनमें सबसे हाईएस्ट है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है। स्टेट क्या है, स्टेट फुलफिल्स द हाईएस्ट, जो हमें चाहिए ना, हमें जो हमारी जरूरत है वो स्टेट हमें हाईएस्ट दे सकते हैं, यानी स्टेट जितना दे सकता है ना उतना कोई नहीं दे सकता। जो हमारी जरूरत है वो स्टेट हमें हाईएस्ट दे सकता है, ठीक है। वो मानते हैं कि क्रोनोलॉजिकली मैन पहले आया होगा, ठीक है, ऐसा है। लेकिन लॉजिकली क्या है, स्टेट क्या है, ज्यादा जरूरी है किससे, मैन से, ठीक है। अगर ये लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकल का मतलब है, क्रोनोलॉजी देखे तो पहले क्या आता है, पहले मानव आता है, ठीक है। अब अलग अलग स्टेट की थ्योरीज है, तो ये जो बात बोल रखी है कि पहले मानव आया, मानव से फिर परिवार, ठीक है, परिवार फिर बहुत से परिवार इकट्ठे होके क्या बने, वो बन गए, स्टेट बन गए, ठीक है। ये हुआ होगा, लेकिन क्या है, फिर भी क्या है, लॉजिकली देखा जाए तो जो स्टेट है ना, स्टेट वो क्या है, सर्वप्रिय है किससे, आदमी से, यानी स्टेट मैन से ज्यादा जरूरी है। ये बात क्या कौन बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं, अगर लॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। स्टेट इज नॉट वन फैमिली बट इज द फैमिली ऑफ फैमिलीज, ठीक है। वही बात जो मैंने बताई कि जो स्टेट है वो केवल एक फैमिली नहीं है, ठीक है, वो फैमिली ऑफ फैमिलीज है, ठीक है। वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। एरिस्टोटल मानते थे जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल जो बात करेगा, इंडिविजुअल अगर बात भी करेगा तो वो अपने इंटरेस्ट की करेगा, ठीक है, जिससे उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट पूरा हो पाए, मैक्सिमम इंटरेस्ट उसका पूरा हो, इंटरेस्ट फुलफिल हो। लेकिन अगर स्टेट जब बात करेगा तो स्टेट बात करेगा कि मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट पूरा हो, मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट पूरा हो, मैक्सिमम पीपल का इंटरेस्ट पूरा हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एरिस्टोटल स्टेट को क्या मानते थे, इंडिविजुअल से ऊपर मानते थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देर आर डिफरेंट इंटरेस्ट, वही जो बात अभी हमने बताई कि देर आर डिफरेंट इंटरेस्ट विद इन स्टेट, वी हैव टू अचीव इक्विलिब्रियम अमंग वेरियस इंटरेस्ट। एक स्टेट के क्या है ना, एक स्टेट के क्या है, काफी सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में सब आ जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट में हमारी बाउंड्रीज एक्सटेंड होना आ गया, ठीक है, बाउंड्रीज एक्सटेंड होना आ गया, सेल्फ सफिशिएंसी आ गया, सेल्फ सफिशिएंसी आ गया, ठीक है। उस वो सारी चीज़ें आ गई। लेकिन क्या है ना, एक स्टेट के काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन क्या है, जो स्टेट है वो ऐसे इस तरीके से अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करता है कि जो इक्विलिब्रियम बना रहे, बैलेंस बना रहे, ठीक है, बैलेंस बना रहे। इस तरीके से क्या करता है स्टेट, स्टेट अपने इंटरेस्ट को रखता है कि जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है और जो स्टेट का इंटरेस्ट है वो क्या है, उसमें क्या है, इक्विलिब्रियम बना रहे, बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके की जो एरिस्टोटल है वो बात करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा अभी, वो हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ पढ़ने के बाद हम आगे का करेंगे कल कंटिन्यू, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो क्या थे कि प्लेटो थे, वो रूल ऑफ लॉ में स्टार्टिंग में विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर एक वो बुक आती है स्टेट्समैन, उस स्टेट्समैन में वो बिलीव करने लग जाते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, विधि का शासन, ठीक है। अगर मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूं तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, हमारा रूल ऑफ लॉ होता है विधि का शासन, यानी जो कानून होगा। एरिस्टोटल मानते थे कि जो कानून है, कानून क्या है, कानून किसी भी स्टेट के लिए जरूरी है, स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, उसी के हिसाब से क्या होनी चाहिए, डिसीजन होने चाहिए, ये बात मानते थे। एक सेकंड, वेट अ सेकंड, ये बात मानते थे एरिस्टोटल, ठीक है।
और अब रूल किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, रूल किस तरीके का होना चाहिए, तो रूल अब जैसे वो बात करते हैं, जो प्लेटो वो बात करते हैं कि जो सारी पावर है वो दे दे फिलोसफर किंग को दे देते हैं, वो कि जो फिलोसफर किंग है वो क्या है, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। लेकिन ऐसा एरिस्टोटल नहीं मानते हैं। एरिस्टोटल मानते हैं कि जो भी रूल हो या जो भी लॉ हो, ठीक है, वो किस हिसाब से होना चाहिए, वो होना चाहिए पैशनलेस अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। पैशनलेस अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है बेटा, पैशन का मतलब हो गया कि मान लो कोई रूलर रूल कर रहा है हम पे, कोई राजा क्या कर रहा है, राजा हम पे रूल कर रहा है, और राजा हम पर रूल कर रहा है, और राजा सारे काम राजा अगर अपनी पसंद के करता है, अपने पैशन, जो राजा का पैशन है, ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को क्या है, राजा को अपने इंटरेस्ट साइड में रख के, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के लॉ बनाने चाहिए, ठीक है, जिसे सब लोग माने, ठीक है, जिसे सब लोग क्या है, जो मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट का मतलब कौन होता है, जो न्याय कर रहा है, ठीक है, जैसे हम कोर्ट में बोलते हैं ना, मजिस्ट्रेट बोलते हैं, इस तरीके से जो भी न्याय कर रहा है, ठीक है, वो इस तरीके से हो, उसमें क्या है, मोरल क्वालिटी भी हो और उसकी डिग्निटी भी हो, ठीक है, मोरल क्वालिटी और डिग्निटी हो, ठीक है, और किसी एक पर्सन के इंटरेस्ट की बात नहीं की जा रही हो, किसी एक परसेंट के पैशन की बात नहीं की जा रही हो, ठीक है, तो इस तरीके का कानून होना चाहिए जिसमें, जिस कानून को सभी माने, ठीक है, और जिसमें मोरल क्वालिटी भी प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के जो एलिमेंट है वो क्या क्या होते हैं। तो इसमें वही बात की गई है जो मैंने ऊपर बताई कि जो रूल है वो कॉमन इंटरेस्ट पर बनने चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल पर बनने चाहिए, ना कि रूलर्स के इंटरेस्ट पर। रूलर मतलब टायरेंट का मतलब होता है बेटा निरंकुश, ठीक है, निरंकुश, ना कि निरंकुश शासन के, जो निरंकुश राजा है उसके हिसाब से होने चाहिए, ऐसा नहीं है। रूल होने चाहिए कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से। और प्लेटो क्या बात करते हैं, प्लेटो बात करते हैं कि फिलोसफर किंग जो रूल बनाएगा उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। हालांकि वो एक बात भी बोलते हैं जो प्लेटो है, कि वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो आइडिया, जो फिलोसफर किंग है वो इतना पढ़ा लिखा है, वो किसी के साथ गलत करेगा ही नहीं, वो सबके साथ सही करेगा, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि जो हमें लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से लॉ बनाने हैं, हमें लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से लॉ बनाने हैं, ना कि एक रूलर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग, रूलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा क्या बात करते हैं, जो गवर्नेंस है विद रेगुलेशन, नॉट आर्बिट्री। आर्बिट्री भी बेटा होता है मन मर्जी, ठीक है। तो जो गवर्नेंस है, यानी जो भी रूल कर रहा है हम पर, वो हम पर जो रूल करेगा ना वो प्रॉपर रेगुलेशन से करेगा, रेगुलेशन से करेगा, ना कि आर्बिट्री ऑर्डर, कि जो चाहा वो कर दिया। यानी एक तरीके से ये किसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं अरिस्टोटल। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम पर इनको लागू है, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर एक्सरसाइज की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंडर की जाती है। कोई हम पर गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंडर कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी मानते हैं कि गवर्नमेंट रूल तो करे लेकिन क्या है, रेगुलेशन बेस पे करे, ठीक है, उसके भी क्या होने चाहिए, रूल के भी रेगुलेशन होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब जो भी है ना, रूल बनने हैं, रूल क्या है, सबकी सहमति से बनेंगे, कॉन्सेंट से बनेंगे, ठीक है, ना कि किसी के से जबरदस्ती क्या है, जबरदस्ती कोई रूल बनवा दिया। ये बात करते हैं किसमें, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, में इसकी बात करते हैं, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। एरिस्टोटल यूज कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड गवर्नमेंट इंटरचेंजेबली, ठीक नहीं, ये क्या था बेटा, ये पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये यहाँ तक ना, जो ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, इनकी अलग से थ्योरी है। ये जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलग से थ्योरी है। ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी शुरू होती है कहाँ से, यहाँ से हमारी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होती है। थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ये हम पढ़ेंगे किस में, कल की क्लास में, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट अगर आपका बचता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन देना है, ठीक है, या आप चाहते हैं कि इस तरीके से पढ़ाया जाए,
ठीक है, पढ़ाने के तरीके में कोई चेंज किया जाए, तो वो भी आप क्या है रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।